सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात होगी उस अहम इशू के ऊपर जो कि शुरू हुआ, जिसकी वजह से मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो मुतनाज़ा है वो मज़ीद खड़ा होता हुआ नज़र आया। नवासिबा यौम शोहदा कश्मीर आज मनाया जा रहा है। आज की वो तारीख जिस दिन तकरीबन नौजवानों को वहाँ पर बेदर्दी से निशाना बनाया गया। सिर्फ वो हक की आवाज़ बुलंद कर रहे थे और उस हक की आवाज़ को दबाने के लिए उन पर फायरिंग की गई। डोगरा राज को ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने आवाज़ हक बुलंद किया था, उसको दबाने के लिए उन नौजवानों को शहीद किया गया, जिसकी वजह से ये मुतनाज़ा और ये तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। और इस तमाम सूरत हाल के बाद उस तारीख को बहुत यादगार तरीके से बनाया जा रहा है और नवासिबा यौम शोहदा कश्मीर आज की तारीख में ये दोबारा से बनाया जा रहा है। इसको बहुत अच्छे अंदाज में पूरी तरीके से और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मकबूजा कश्मीर, भारत और पूरी दुनिया में इस दिन को बाखूबी तरीके से मनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि 22 बेकसूर कश्मीरी जो जाम शहादत नोश कर गए, उन्होंने आवाज़ हक बुलंद की और वो आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। और तकरीबन उस वक्त तो उन नौजवानों की आवाज़ दबाई गई, मगर उन 22 नौजवानों की आवाज़ अब पूरी दुनिया बन चुकी है। ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी इस दिन को मनाया जाता है, छुट्टी करी जाती है, मगर हिंदुस्तान के अंदर और ख़ासतौर पर मकबूजा कश्मीर में एक कानून पास कराया गया और इस दिन को छुट्टी के तौर पर नहीं मनाया गया और इस दिन की छुट्टी भी ख़त्म की गई। मज़ीद क्या सूरत हाल होती है, इस पर किस तरह से बातचीत रखी जाती है, इसके साथ साथ दीगर मौजू भी हैं जो हम ज़ेर बहस लाएंगे, इस पर बात करेंगे। और जो सियासी माहौल जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है उस पर भी मज़ीद बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले थोड़ा सा जिक्र किया था नवासिब यौम शोहदा कश्मीर के हवाले से जो बातचीत शुरू की थी, उस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमने दावत दी है, लैला परवीन साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। खुश आमदीद कहते हैं आपको। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं नवासिब यौम शोहदा कश्मीर के हवाले से, जिस तरह से तमाम मामला खड़ा हुआ और हक़ के आवाज़ की जो आवाज़ जो थी उसे दबाने की कोशिश की थी, इस दफ़ा भी ऐसी सूरत हाल देखी जाती है जो अभी मौजूदा सूरत हाल कश्मीर के अंदर है, उस वक्त और इस वक्त किस तरह से जम्बल देख रही हैं चीज़ों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। कश्मीर की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ये खूनरेज़ी तब भी स्टार्ट हुई थी जब इन्होंने आवाज़ उठाई थी और आज तक वो सिलसिला मुसलसल उसी तसलसल के साथ वो चल रहा है और लाशों का अंबार लगता जा रहा है। और उस वादी में जो कि एक जन्नत नज़ीर वादी है, उसमें कब्रें जो हैं वो भरी पड़ी हैं और उसमें हमारे हसीन खूबसूरत शहजादे कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले वो नौजवान, बूढ़े, बच्चे सब उसमें दफन हैं। हत्ता कि ख़वातीन भी, कश्मीरी जो ख़वातीन हैं वो भी इस जुल्म का शिकार हो चुकी हैं। ये जुल्म इतने अरसे से चल रहा है, हो रहा है मुसलसल, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ इस बात पे कि पूरी दुनिया जिसमें आलम इस्लाम भी मौजूद है, उसमें हम खुद भी शरीक हैं, हम इसको रोक नहीं पाए, हम कोई स्ट्रैटेजी प्लान नहीं कर पाए, हम उस भारत को लगाम नहीं दे पाए। अब जो मोदी सरकार है वो तो एक वहशी दरिंदा है जो कि ना सिर्फ जिसने कश्मीर में जो जुल्म वो कर रहा था वही प्रैक्टिस उसने इंडिया में मौजूद दूसरे मुसलमानों के साथ भी करना शुरू कर दी है। आज जो जुल्म पहले कश्मीर में था, अब पूरे जो इंडिया में आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ वाक़यात में मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या कोई भी दुनिया में ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसको रोक सके? कोई भी नहीं है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ एक फार्मूला जो मैं समझती हूँ कि दुनिया में अप्लाई किया जाता है वो है ताकत का साथ। आपको जहां मुफाद हैं, जहां ताकत है, दुनिया भी उसके साथ चलती है। हम क्या चीज ऐसी क्या ताकत है? इंडिया के पास ऐसी क्या ताकत है जो उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो रहा, और पाकिस्तान के पास ऐसी क्या ताकत नहीं है जो पाकिस्तान की बात नहीं सुनी जा रही? देखिए, बात पाकिस्तान और इंडिया की नहीं है। जब कश्मीर की बात होती है तो कश्मीर और इंडिया की बात है, पाकिस्तान उसके साथ शरीक नहीं है। हम भी ये कहते हैं कि
हम ये डिमांड नहीं करते, हम चाहते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा बने, लेकिन हम कहते हैं अगर ये नहीं होता तो उसके अलावा आप कश्मीर को आजाद रियासत भी तो बना सकते हैं। ठीक है, वो एक आजाद खित्ता बन के भी तो सामने आ सकता बनाएगा, है। पहल कौन करेगा? खान साहब ने की थी पहल 5 अगस्त के जो मामला था, उसके बाद वो सितंबर में गए, यूएन में गए, बहुत बड़ा उन्होंने दावा करके गए कि 1 साल के अंदर अंदर या 1.5 साल के अंदर अंदर हम मामला सेटल कर देंगे, कश्मीर को अपने पास ले लेंगे या कश्मीर का मामला जो सॉल्व करा देंगे। हुआ क्या अब तक मामला सॉल्व हुआ कुछ? देखिए जी, हमने जो जितना मैक्सिमम अगर किसी हुकूमत ने कश्मीर के हवाले से काम किया है तो वो पीटीआई है। खान साहब ने जिस तरह हर फोरम पे, पहले आप देखें हमारे जितने भी सरबराहान हैं वो जब दूसरे मुल्कों में जाते थे, किसी भी कॉन्फ्रेंस में वो शरीक होते थे, वो ये बात करने में झिझकते थे, वो हिचकिचाते थे, वो खुल के ये बात नहीं कर सकते थे। खान साहब वो वाहिद वज़ीर आज़म है, प्राइम मिनिस्टर हैं कि जो जिस फोरम पे भी गए और उन्होंने कश्मीर की बात की, हक की बात की, उनको हक दिलाने की, उनके जो ऊपर जुल्म हो रहे हैं उनके खिलाफ उन्होंने बात की है और मुसलसल वो कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये आया था कि पूरी दुनिया में एक आवाज उठी थी मुश्तरका तौर पे। मुख्तलिफ मुल्कों से लोगों ने रैलियां निकाली, एहतजाज भी किया, ये सिलसिला चल पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद इंडिया पर सिर्फ कोई रैलियों से, फर्क नहीं पड़ा। एहतजाज से मामला सॉल्व होगा और आज सिर्फ खान साहब का ट्वीट आया, इससे मामला नॉर्मल रहेगा, कुछ चीजें मजीद खराब नहीं होंगी चीजें? खान साहब सिर्फ ट्वीट बेहतर है आपको लग रहा है? देखिए, सिर्फ ट्वीट यानी खान साहब का वो बयान है, वो पीएम पाकिस्तान का बयान है, वो सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, तो उसकी एक वैल्यू अहमियत है, उसकी पूरी दुनिया में वो पढ़ा जाता है, उसको समझा जाता है। सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने कोई बात कर दी और वो खत्म हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो जो बात करते हैं वो एक पॉलिसी होती है, वो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, लिहाजा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जो पॉलिसी लेके चल रहे हैं वो काफ़ी हद तक हमारी राहें हमें हमवार नज़र आ रही हैं। कम अज़ कम वो ममालिक जो पहले कश्मीर के साथ नहीं थे या कश्मीर की बात नहीं करते थे, आज वो बात कर रहे हैं। वो जो है मुस्लिम जो ममालिक हैं वो पहले इतने यूनाइट नहीं थे जितने अब यूनाइट हो रहे हैं। जिस तरह आज हमारे साथ तुर्की भी बात कर रहा है, दूसरे ममालिक भी बात कर रहे हैं, इस तरह पहले नहीं हुआ है। हमारे साथ शाना बशाना नहीं खड़े। आज वही आवाज है कि चाइना पर जब इंडिया ने इसी तरह के अटैक करने की कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और चाइना जैसा मुल्क हमारे साथ खड़ा, वो हमारा दोस्त मुल्क है। इसी तरह दूसरे ममालिक भी हमारे साथ खड़े हैं, ना सिर्फ खड़े हैं बट वो अब हमारे साथ इस जंग में आगे भी बढ़ के आए हैं और कश्मीरियों के लिए आवाज उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा वो ये काम करवा सकती है। देखिए जी, हमारे पूरी जो पूरी दुनिया तो अक़वाम मुत्तहिदा में तो बहुत दफा इस चीज को उठाया है, और ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ चीन भी वहां गया है कि यूएन की जो उसूल हैं, जो कवायद ज़वाबित हैं, उसकी खिलाफ वर्जी, खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है जो मोदी कश्मीर के अंदर कर रहा है और पूरे हिंदुस्तान में अब हो रहा है। जिस तरह से उसने अभी डोमिसाइल का जो मसला उठाया, जो गैर कश्मीरी है उनको कश्मीर में लाके डोमिसाइल इशू करवाए गए हैं, तो जिस तरह से मामलात की खिलाफ वर्जी हो रही है तो वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रहा यूएन को भी कि जो खिलाफ वर्जी हो रही है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, मोदी के खिलाफ भी, और भारत में जो उस वक्त सियासत जो उठती हुई दिखाई दे रही है कश्मीर के खिलाफ, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। देखिए जी, आवाज तो उठ रही है, लेकिन आवाज अब देखिए स्टेप बाय स्टेप ये आगे इसका मामला आएगा। अब आवाज उठी है, उनको तंबीह की गई है, उनको निशानदेही की गई है, इनके अपने वहां पर लोग गए हैं जिन्होंने एनालिस्ट किया है और वहां पर जाके उन्होंने रिपोर्ट्स बनाई है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं। अब ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। अब ये दुनिया के सामने इतना खुल के आ रहा है कि मुझे यकीन है कि आने वाले कुछ ही अरसे में हमें वो रिजल्ट इंशाल्लाह मिल जाएगा जिसके लिए हम पाकिस्तानी और कश्मीरी जो ख्वाहिशमंद है, इंशाल्लाह वो जल्द रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। अच्छी बात है, हम भी इसी चीज़ की उम्मीद करते हैं। यकीनी तौर पे कश्मीर का मामला है जो बेहतर तरीके से हल हो जाए, और खान साहब हम इस चीज़ की उम्मीद कर रहे थे, जिस तरह से सितंबर में गए और बड़े जोश और जज्बे के साथ गए, वहाँ पर हम मामला उठाएंगे। आज तकरीबन 11 महीने हो चुके हैं कश्मीर के मामले को भी 5 अगस्त के बाद। ऐसा क्या पॉइंट उठाया अब तक पाकिस्तान की जानिब से उठाया गया कश्मीरियों के हक में? आज जिस तरह से खान साहब ने ट्वीट किया कि हम कश्मीर के हक में, कश्मीरियों के साथ हैं, और जिस तरह से वहाँ हड़ताल हो रही है, आज जिस तरह से उन्होंने 1 रोज़ा हड़ताल की है, हमें भी करनी चाहिए थी वो। क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान के अंदर भी एक दिन, आज के दिन वो हड़ताल करनी चाहिए थी उनके साथ और उन शोहदा के साथ, उन शोहदा की यकजहती के साथ? आज हमें करना चाहिए था वो। जी, मैं तो खुद अपनी ज़ात के हवाले से बात कहूँगी, मैं अपनी गवर्नमेंट के हवाले से बात नहीं कर रही हूँ। ज़ाती राय मेरी यही है
हमें करनी चाहिए थी। हमें उनके साथ इजहार यकजहती के हवाले से ये काम करना चाहिए था, ताकि जो एक दुनिया देख रही है कि इनके साथ कौन कौन खड़ा है, तो उनको भी अंदाज़ा होता कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम वो अब तक उनके साथ खड़े हैं, और उनके साथ ना सिर्फ अभी खड़े हैं बल्कि जब तक इनको आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक उनके साथ खड़े हैं, होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ओवरऑल पूरी इंटरनेशनली कोविड के हवाले से, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हैं, तो मैनेज करना बड़ा इशू है उसमें। तो लिहाजा वो चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है कि लॉकडाउन की सूरत हाल चल रही है तकरीबन, और उसमें ये चीज़ें थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाई, लेकिन होना चाहिए था, बड़ा प्रॉपरली होना चाहिए था, और उनको हमें शो करना चाहिए था पूरी दुनिया को कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, और उनकी जो स्ट्राइक है उसके साथ भी वैसे शो करना चाहिए था। जिस वक्त हमने कुछ घंटों के लिए एहतजाज किया था, कुछ घंटों के लिए हमने अपना कारोबार बंद किया था, वो यकजहती की थी उनके साथ, कुछ बेहतर असर पड़ा था उसका? देखिए बिल्कुल, जब आप किसी के साथ भी यकजहती का इजहार करते हैं पूरी दुनिया में, तो उसका असर ज़रूर पड़ता है। आपको जो बैठ के जज कर रहा है या जिसको थोड़ा सा स्टेप उठाना है, उसको भी अंदाज़ा होता है कि ठीक है जी, ये जो कश्मीरी जो आवाज़ उठा रहे हैं वो हक की आवाज़ है, हक की आवाज़ है, तो इनके साथ ये लोग शामिल हैं। जितनी ज़्यादा आवाज़ होती है तो ऑब्वियसली उसका इतना ही असर होता है। ये तो एक पुरअमन माशरे का हिस्सा है, एहतजाज करना या प्रोटेस्ट करना या स्ट्राइक करना अपने हक के लिए, तो यही तो अमल है, हर मुल्क में ही अडॉप्ट किया जाता है। तो यही आवाज़ जो है, जो पुरअमन आवाज़ इसे मैं कहूँगी, यानी कि जंगो जदल वाली बात तो मैं नहीं कर सकती कि हम जो है कश्मीरी, बिल्कुल हम इमोशनल हैं, हम चाहते हैं, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये चाहता है कि मैं तलवार ले जाऊं, मैं जो है असलहे के साथ मैं जाऊं, बॉर्डर पे जाऊं, मैं शहीद हूं, मैं उनको आज़ादी दिलाऊं। जब हम उनको देखते हैं, उनके बच्चों को बिलखते हुए रोते हुए देखते हैं, तो हमारे जज्बात हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमें करना पड़ता है। बहैसियत एक कौम हमें इसको कंट्रोल करके पॉलिसीज़ के साथ चलना है, ये हमारी मजबूरी है। ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो हमारी अभी तक हमें मजबूरी के तहत रोके हुई हैं? ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो खान साहब भी अभी तक इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और वाज़े तौर पर भी हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई है? कुछ जो सितंबर में गए खान साहब, कुछ प्रेशर बना मोदी पे, वो पहुंचे यूएन, लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की इजलास के अंदर। फिर 60-40 का जो रेशियो है, मुस्लिम ममालिक जो 60% हमारे साथ, 40% नहीं, 40% भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट उठाए जा रहे थे कि वो हमारे साथ यूँ नहीं है, कि हमारी पॉलिसी शायद सही नहीं थी, शायद हमारी खारजा पॉलिसी सही नहीं थी। और इस तमाम सूरत हाल के बाद और पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ें फेस भी करी, क्रिटिकल सिचुएशन बहुत सारी फेस करी, इसके साथ साथ दहशतगर्दी के जो सिचुएशन क्रिएट हुई वो भी फेस करी। इसके बाद भी जो हमारा अभी तक रेट है मुस्लिम ममालिक के साथ इंडिया के खिलाफ जाने के लिए 60-40% है। क्या समझ में आ रहा है, कहाँ लैप हमारी पॉलिसी के अंदर मसला है, या जो डिस्टेंस है कम्युनिकेशन का, वो बड़ा मसले मसाइल पैदा करता है? देखिए जी, हमारे पास पीटीआई की गवर्नमेंट को आए हुए जाहिर सी बात है इतना टाइम नहीं हुआ कि बहुत सारी चीज़ों पे बहुत अच्छा काम कर सके। हम जितने टाइम पीरियड में जो काम कर सके, जो खान साहब खासतौर पे खारजा पॉलिसी दी बेस्ट है उनकी, और उन्होंने जो काम किया है वो उसका रिजल्ट है 60%। पिछली जो हुकूमतें करके गई हैं वो तो मैं समझती हूँ कि 60% नामुमकिन था। देखिए 60% आ गया, मेजोरिटी हमारे पास आ गई। इंशाल्लाह जो 40% है उसको भी हम मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें एक और वजह भी है। मैं आपको बता चुकी हूँ, इंडिया जो है वो एक बड़ा मुल्क है, उसमें बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जो दूसरे ममालिक के साथ वो कर रहा है, और बहुत सारे उनके ज़ाती मफादात भी उसके साथ अटैच हैं, जिसमें मुस्लिम ममालिक भी शामिल हैं। अगर आप देखें अफगानिस्तान की बात की जाए, अफगानिस्तान जो है वो एक मुस्लिम मुल्क है, बट वो इस वक्त इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो हमारे साथ क्लोज नहीं है। अच्छा, उसकी भी वजूहात हैं, उसकी वजूहात इंटरनली सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि वो किस तरह उसको सपोर्ट करते हैं, उसके क्रिमिनल एलिमेंट्स को किस तरह सपोर्ट किया जाता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट किस तरह उनको यूज़ किया जाता है, किस तरह उनको पैसे से ख़रीदा जाता है, किस तरह उनको सपोर्ट करके उनको असले की सूरत में। कहा कि यहाँ पे भी लोगों को कुछ मफाद था जो मोदी के साथ बेहतर अंदाज में थे, कुछ वहाँ की मिल चल रही थी वहाँ पे लोगों की। इस दफ़ा अभी भी है, या मामला वहाँ से रोक दी गए हैं, जब जाके पाकिस्तान का इमेज कुछ बेहतर हो रहा है? देखिए बात यही है कि जब तक कि हम अपने ज़ाती मुफादात को मुल्क के मुफादात पर तरजीह देते रहेंगे, हमारे मुल्क के मुफादात हमें हासिल नहीं होंगे। हम खान साहब के कोई मुफादात ही नहीं, उनका कोई कारोबार नहीं, कोई ऐसा काम ही नहीं कि वो मजबूर हो किसी के सामने झुकने के लिए या किसी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, तो लिहाजा वो खुल के खेलते हैं। खान साहब
वो लाइक उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको उनको डर हो उनको खोने का या नुकसान होने का। इसलिए वो प्लेयर है जो ग्राउंड में अकेला उतरा है और वो खुल के खेलता है। इवन कि आप ये देखें कि खान साहब वो लीडर है जो अपनी टीम के लोगों को भी उठा के बाहर फेंक देता है अगर थोड़ा सा भी उनको नजर आता है कि ये जो मेरी पॉलिसीज हैं, ये जो मेरा एक मिशन है उसमें रुकावट उसकी वजह से आ रही है, करप्शन की बात है या कोई भी है, बाहर फेंक देते हैं या चेयर उनकी चेंज कर देते हैं कि आप इस जगह नहीं, फिर इस जगह बैठ के काम करेंगे, ये नहीं आपका काम हमारे मिलेगा। जो अच्छे लोग हैं और हम समझते हैं कि शायद उनकी कोताही या उनकी जो कम इल्मी है, तो हम ये उनको यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो यहाँ अच्छा वर्क नहीं कर पा रहे हैं या उनसे कोई मिस्टेक हो रही है तो मे बी वो अच्छे हैं या उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि किसी अच्छे वे में, तो लिहाजा उनको शफलिंग की जाती है उनकी। बट जो लोग किसी ऐसी चीज में मुलविस होते हैं जो कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, तो खान साहब उनको बिल्कुल आउट कर देते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि हर किसी का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, सो नाम नहीं लेना चाहती, बट ये चीजें हैं। और खान साहब वो ना नवाज शरीफ है ना वो जरदारी है ना उसकी खान साहब है ना, खान साहब अलग ही है, वो अलग पिच पे खेलते हैं, वो एक साइड से बैटिंग करते हैं, दूसरी साइड पे अपने रनर खड़े करते हैं, कुछ भी नहीं है और लिहाजा जो चलो ठीक है। मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आऊंगा। वन मैन शो दूसरी जगह भी हो रहा है, एक मैं दूसरे पॉइंट पे आऊंगा। आज जो एक अहम पॉइंट देखा गया, एक जगह एक शख्स ने अपनी गवाही बदली है, अपने बयानात बदल दिए हैं, बयानात से मुकर गया है। एटीसी में वो शख्सियत पेश हुई और वो शख्सियत बड़ी नामी गिरामी शख्सियत उज़ैर बलोच, बड़ा दहशत का नाम जाना जाता था उज़ैर बलोच। आज जब वो अदालत में पेश हुए, तकरीबन आज तीसरी दफ़ा वो एटीसी में पेश हुए हैं और आज जाकर उन्होंने अपना बयान बदल दिया और उन्होंने कहा है कि मैं गुनहगार नहीं बेगुनाह हूँ और मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, जो कत्ल के इल्ज़ामात हैं, जो दीगर ताजरों को अगवा करना, भत्ता खोरी, उसके साथ साथ अगवा बराए तावान के जो इल्ज़ामात हैं, वो सब उनके ऊपर बेबुनियाद है, कोई बुनियाद नहीं है उसकी, बेसलेस है वो तमाम चीज़ें। इसके साथ साथ जज ने भी उनसे कहा कि अगर आप पे जुर्म नहीं है तो आप यहाँ कर क्या रहे हैं। 144 का जो आपका बयान था वो रिकॉर्ड पे है और इस तमाम चीज़ों को उन्होंने डिनाई किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कहा जाए तो परेशानियां बढ़ी थोड़ी जब उज़ैर बलोच के हवाले से केसेस सामने आए और काफ़ी ज़्यादा खदशात का इजहार किया गया और काफ़ी चीज़ें एलिगेशन के तौर पे भी देखी गई दीगर पार्टीज़ की जानिब से। और जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें उज़ैर बलोच का बयान फिर चेंज होना और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासी करियर है या सियासत है उनकी, वो किस तरह से चेंज होगी, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद हैं गजाला सयाल साहबा हैं, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। गजाला साहबा, क्या कहेंगी आप सबसे पहले आज जिस तरह से उज़ैर बलोच ने अपना बयान चेंज किया, क्या लग रहा है आपको वो वाकई बेगुनाह? जी देखें, जो ये अभी सिचुएशन या सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, और पीपल्स पार्टी को पहले नैब में फंसाया गया जी, अब जो है अब उज़ैर बलोच में फंसाया जा रहा है। देखिए ये जाली बातें, जाली काम, ये जाली GIT जो जाहिर करना है ये उज़ैर बलोच वाली बनाए। पहले उज़ैर बलोच को हाथ किया, फिर उनको 2-3 साल गायब किया, फिर वो आए हैं मैदान में। अब वो GIT जो अली ज़ैदी लेके बैठा, अली ज़ैदी जब इलेक्शन में थे तो ये उज़ैर बलोच से सारे मामला उन्होंने तय किए थे, फैसलवाड़ा से तय किए थे। अब जो सारा मामला, सारा मलबा पीपल्स पार्टी पर फेंका जा रहा है, तो मुझे अफसोस हो रहा है कि उज़ैर बलोच से आप लोग क्या चाह रहे हैं। मैं PTI की और ये सिलेक्टेड हुकूमत से पूछना चाह रही हूँ कि आखिर आपका मकसद क्या है। गजाला साहबा, मैं ये पूछ लूंगा, हमारे साथ लैला परवीन साहबा मौजूद है स्टूडियो में, मैं उनसे पूछ लूंगा वो क्या चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आज उज़ैर बलोच ने अपना बयान चेंज किया, 144 का उनका बयान रिकॉर्ड, पहले तो जज साहब ने बोला, उसके बाद उज़ैर बलोच साहब ने बोला कि मैं बेगुनाह हूँ। अब मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूँ, इस सवाल का जवाब, कि वो वाकई बेगुनाह है, आपको लगता है? देखिए हमने तो ये फैसला तो दायरे कोर्ट करेगी ना। जी जी, फैसला कोर्ट करेगी। अब केस जो कोर्ट में क्या है, तो ये फैसले जजेस करेंगे कि उज़ैर बलोच गुनाहगार है या बेगुनाह है। इसका फैसला आप, या अगर कोर्ट में जब केस जाता है तो उसका फैसला ना आप करेंगे बाहर बैठ के और ना मैं करूंगी। दायरे केस चलेगा। केस चलने के बाद अगर उज़ैर बलोच इन बातों में मुलविस है तो उनको पनिशमेंट मिलेगी।
अगर उज़ैर बलोच बेगुनाह है तो उसको जमानत मिल जाएगी, रिहा होगा। ठीक है गजाला साहब, यहाँ आपने भी मैं क़ज़ा कलामी की माजरा चाहूंगा, आपने भी यहाँ अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अगर वो बेगुनाह हुआ तो होगा या कोर्ट फैसला करेगा। जो चल ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है, जाहिर सी बात है कोर्ट फैसला करेगा। गजाला साहब वाकई कोर्ट फैसला करेगा। अगर जिनके नाम अब सामने आ रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ भी घेरा तंग होगा? तो फिर दोबारा यही बात दोहराई जाएगी कि उज़ैर बलोच बेगुनाह नहीं था, गुनहगार था, या वो गुनहगार नहीं था, बेगुनाह था। ये चीजें दोबारा सुनने को मिलेंगी। बात सुने, गुनाहगार था या नहीं था, ये कोर्ट में जब केस जाता है तो उसका फैसला आप या मैं नहीं करेंगे जी। देखिए आसिफ साहब का केस तो अभी तक कुछ नहीं साबित हुआ। खुर्शीद शाह साहब जेल में है, उसका अभी तक कोई साबित नहीं हुआ, कोई केस, कोई जुर्म या कोई साबित नहीं हुआ। तो इस तरह के जब मामला होते हैं तो उसमें आप क्या कहेंगे? आप उसको जमानत नहीं दे रहे, खुर्शीद शाह पर कोई केस साबित नहीं हुआ, तो उस पर आप उसको क्यों नहीं जमानत दे रहे, उसको क्यों नहीं रहा कर रहे? उज़ैर बलोच का मामला है जो उठाया गया है, जिस पर पीपुल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। अगर उज़ैर बलोच का केस उसने कहा है कि मैं बेगुनाह हूँ, भाई तुम्हारा केस जो है कोर्ट में है तो वो जाहिर है कोर्ट ही फैसला करेगा। ठीक है, गज़ला साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। स्टूडियो में लैला परवीन साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। लैला साहब क्या जिस तरह से पहले JIT आई, फिर उसके बाद दूसरी JIT आई, अब मुझे लग रहा है शायद JIT के ऊपर भी एक किताब आ जाएगी कि इसके अंदर इतनी JIT हैं इस बंदे की। जिस तरह से JIT पेश की गई, फिर उसके बाद कहा गया कि एक और इल्जाम आया कि लियारी में जिस तरह से PTI के अगर जलसे हुए हैं तो वो अमन कमेटी ने भरपूर तरीके से कामयाब बनाए। इसमें कितनी सदाकत है? और JIT जो अली ज़ैदी साहब सामने लेकर आए हैं उसमें पता नहीं कितने नाम है, मुझे तो अभी तक याद भी नहीं है कि किस किस के नाम लिए गए हैं, कितने नाम है उसके अंदर। क्या वो वाकई JIT सदाकत है? उसमें इतनी चीजें हैं कि वो इनके ऊपर पूरी तरह से हावी हो रही है। देखिए ये तो बिल्कुल हकीकत पर मुश्तमिल है, ये तो एक आम बंदा भी जानता है। उज़ैर बलोच एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ जगहों पर अपना एक्सेप्ट कर चुके हैं। उसको भी अगर देखें नॉर्मली भी, अगर आप उसको कंपाइल करें उसकी तमाम जो भी मामलात हैं तो आपको खुद भी ज़ाहिर हो जाएगा। और प्लस उनकी जो वाइफ है, उनका जो स्टेटमेंट है, एक वीडियो जो बयान उन्होंने जारी किया था एक, उसमें उन्होंने बिल्कुल कहा था कि ये जो सारे मामलात हैं ये पीपल्स पार्टी ने करवाए हैं और मेरे घर पे फ़रियाल तालपुर आई हैं और शर्मिला फारूकी उनके साथ थी, सारा कुछ था। अब ये बताएंगे, अब वो भी झूठ बोल रहा था, मुकर गया, तो उसकी बीवी जो उनकी वाइफ है उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दिया तो वो क्या वो भी मुकर जाए? तो ये क्या मामला हो रहा है? ये सबके सामने है। और जो स्टेटमेंट वो दे चुके हैं और जज साहब ने उनसे कहा था, वो 144 का बयान कहलाता है, आई गेस 164 का, हाँ थोड़ा मुझे नंबरिंग थोड़ा भूल गई। तो वो बयान तो तभी होता है जो प्रॉपर होता है, लाइक वो उसको आप, वो तो स्टेटमेंट आपका फाइनल होता है। जो JIT ऑब्वियसली JIT मींस के वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो है उसके बाद एक रिजल्ट आता है, तो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको प्रेशर आ रहा है और आपको ये कहा जा रहा है उज़ैर बलोच साहब को कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि हमारा तो इससे ताल्लुक ही नहीं है, हम तो इसको जानते ही नहीं है, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई और ये जाहिर हो गया कि इनसे ये ताल्लुक है, और उनको जब पता चल गया कि ये अब मामलात बहुत संगीन हद तक चले गए हैं, जिस तरह आज जरदारी साहब को नेब के हवाले से भी बहुत सारे चीजें उनके घर के हवाले से, मैं उस पे भी आऊंगा। अभी एक जो सवाल था अमन कमेटी वाला, जिस तरह से PTI का जो अभी इल्जाम एक सामने आया, PTI ने जिस तरह से लियारी में जलसा किया, तो वो अमन कमेटी के बगैर मुमकिन नहीं था। अमन कमेटी ने मदद की, सदाकत है इसमें वाकई? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यानी कि लियारी में अमन कमेटी के बगैर जलसा नहीं हो सकता। पूरी कराची में जलसे हुए, पूरे पाकिस्तान में जलसे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े हुए हैं, तो मतलब उसको किस तरह मंसूब कर सकते हैं एक जलसे को? ये तो इल्जाम है जस्ट। और अगर इस तरह के मामलात होते तो उससे पहले क्यों नहीं PTI वहां पर थी? अगर ये बात थी तो उसके बाद वो लोग अमन कमेटी वाले PTI के साथ क्यों नहीं नजर आए? वो आपके साथ क्यों नजर आ रहे हैं? अमन कमेटी वाले आपके साथ क्यों थे, क्यों हैं? और ठीक है, अगर आज कोई जलसा करना पड़े, मैं बताती हूँ आपको, मेरी PTI को अगर आज कोई जलसा करना पड़े तो बगैर अमन कमेटी के कर सकते हैं आप कराची में? आपके क्या ख्याल है कि हमारा काम नहीं हो रहा? कल मैं खुद जा रही हूँ लियारी जनरल हॉस्पिटल, वहां हमने उनको पेशेंट्स को कुछ चीजें देनी है PTI की तरफ से। कमेटी के साथ? क्या हमारे अमन कमेटी के साथ? कमेटी के आप लियारी के आवाम को लावारिस छोड़ दें? अगर अमन कमेटी, क्या तो यही था ना कि कराची में जो जलसे हुए PTI के, वो अमन कमेटी के ताबूत से हुए। अब PTI की हुकूमत में ऐसी कोई कमेटी काम नहीं कर सकती है। इतनी धांधली, इतनी गुंडागर्दी, इतनी दादागिरी अब नहीं हो सकती है। अब ये बताएं, अगर अमन कमेटी मौजूद है तो भत्ते की पर्ची क्यों नहीं आती है? अब अमन कमेटी मौजूद है तो नो गो एरिया क्यों है? इसी चीज का जवाब अमन कमेटी मौजूद है
क्या तो चील चौक पे वाकई क्यों ऐसा पथराव है नहीं होता? कि पुलिस जिस क्यों तरह से move इल्जाम करती लगाया है? गया पीपल्स पार्टी की जानिब से कि पीटीआई के जो कराची में जलसे थे वो आर्म्ड कमेटी के बगैर मुमकिन ही नहीं थे, है इसमें सदाकत? जब सईद जली साहब ने और सबने कहा कि उनका उदैर बलोच के बगैर अमन कमेटी के बगैर इनके जलसे नहीं हो सकते थे, तो जी। ये तो जो इनके जलसे हुए वो किसने करवाए? उससे पहले 11 साल से जो जलसे हो रहे हैं पूरी कराची में, ये तो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं मैं तो ये कहूंगी कि अमन कमेटी इनका पार्ट है। कराची में इन्होंने अमन कमेटी से इतने बड़े बड़े जलसे उसके इमरान खान के कौन करा रहा था? इसे पूछे ने कौन करा रहा था? आपके कौन ये अमन कराता है? कमेटी वाले करा रहे थे। आपके कौन कराता है? 11 साल से चले कौन करा चले रहा है? गजाला साहब, मैं दूसरी तरफ जेआईटी की तरफ आऊंगा। एक जेआईटी, दो जेआईटी तकरीबन पेश की गई। एक जेआईटी में नाम है, दूसरी जेआईटी में कुछ और उसमें पेश किया गया है। एक अली जैदी साहब ने पेश की, उसमें उन्होंने काफी ज्यादा नाम बता दिए। क्या वाकई लग रहा है आपको एक बंदे के ऊपर दो जेआईटियां, एक केस की दो जेआईटियां हैं? देखें जीआईटी होम डिपार्टमेंट जो होता है, जो भी हमारी हुकूमत ने जीआईटी दी है वो सही है। मेरी बात सुनिए, अली जैदी वाले ये फैसल वाले ये सिर्फ जीआईटी बनाते हैं क्या? ये जीआईटी लेके बैठ जाते, जाली जीआईटी कहाँ से बनाते हैं? ये जाली जीआईटी है इनकी, जो भी अली जैदी लेके आया है ये सारी जाली जीआईटी है। और जाली जीआईटी इसको फाड़ के फेंके, जिस तरह इमरान खान उस पर कंटेनर पर चढ़ के बिल फाड़ता था, तो इसको कहें कि ये जो जाली जीआईटी है खुदा के लिए फाड़ दो। चले जाली जीआईटी फाड़ के फेंके। गजाला साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लाल परवीन साहब, जीआईटी जिस तरह से अली जैदी साहब ने पेश की है, फाड़ के फेंकनी चाहिए उन्हें क्या? देखें, इनकी नज़र में तो हर चीज़ वो फाड़ के फेंक देनी चाहिए जो इनसे मंसूब नहीं है। और वो पेपर अचानक नमूदार हो जाते हैं, जो बीबी साहब ने कोई वसीयत की नहीं और पता नहीं कौन से अनजान लोग और बदरूहें आ जाती हैं, उनको वसीयतनामे दे जाती हैं, वो सही है। तो ये पीपल्स पार्टी का जो है वो तौर तरीका तो सबको पता है। अब उज़ैर बलोच का स्टेटमेंट चेंज करना इस बात का सबूत है कि पीपल्स पार्टी ने उसको धमकी दी है, उनके बच्चों के हवाले से, उनकी फैमिली के हवाले से, और उनकी जान को खतरा है। मैं समझती हूं कि उनकी फैमिली को सेव करना चाहिए ताकि सच और हक लाला परवीन सामने आए। साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लाला परवीन साहब की जानिब से एक बात और सामने रखी गई है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से उज़ैर बलोच को धमकी दी गई है, उनकी फैमिली के लिए धमकी दी गई है कि इनकी जान को खतरा है, और अगर ये बयान चेंज ना किया गया तो उनकी जान के साथ साथ उनकी फैमिली की जान को भी बहुत खतरा होगा। कल फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।